हेलो एंड वेलकम टू माय चैनल दीपक चौधरी इन केमिस्ट्री। आज हम लोग क्या करेंगे, पार्टिकल नेचर देखेंगे कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन का पार्टिकल नेचर कैसा है। लास्ट क्लास में मैंने वेव नेचर को डिस्कस किया था, तो पार्टिकल नेचर की इन्होंने बताया था जी प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी। तो एक थ्योरी क्या है, आइए इसको समझते हैं जी। प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी, प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी। प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी ये कहती है कि जो लाइट है वो क्या है जी, उसके अंदर स्मॉल पैकेट्स ऑफ एनर्जी होते हैं। लाइट्स के अंदर क्या होते हैं, स्मॉल पैकेट्स ऑफ एनर्जी होता है। क्या कहा मैंने कि जो प्लैंक्स हैं उन्होंने ये कहा कि जो लाइट होता है उसके अंदर क्या होता है, स्मॉल पैकेट्स ऑफ एनर्जी होते हैं। जो ये स्मॉल पैकेट्स ऑफ एनर्जी होते हैं इनको क्या कहते हैं, फोटोन कहते हैं। और इन्हीं फोटोन को हम क्या कहते हैं, क्वांटम पार्टिकल्स कहते हैं। क्वांटम पार्टिकल्स। फिर ये थ्योरी ये कहती है कि जो एनर्जी होगी इस क्वांटम पार्टिकल की, लाइट में जो क्वांटम पार्टिकल्स होंगे या रेडिएशन जो होगी उसके जो क्वांटम पार्टिकल्स होंगे उसकी एनर्जी जो होगी किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी, किसकी फ्रीक्वेंसी कितनी है। मतलब ये थ्योरी ये कहती है कि जो एनर्जी होगी, एनर्जी ऑफ क्वांटम पार्टिकल ऑफ रेडिएशन is directly proportional to its energy, to its frequency। कि उसकी फ्रीक्वेंसी कितनी है। तो मतलब ये कह रहा है कि फ्रीक्वेंसी को हम म्यू से लेते थे। तो क्वांटम पार्टिकल जो किसी रेडिएशन की होगी या लाइट की होगी वो किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, फ्रीक्वेंसी की। ये किसने बताया जी, क्वांटम की थ्योरी ने। तो मतलब जो एनर्जी है किसकी एनर्जी, क्वांटम पार्टिकल ऑफ रेडिएशन का मतलब क्या है, लाइट या कहे फोटोन। तो जो एनर्जी होगी फोटोन की वो किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है जी, फ्रीक्वेंसी की। इस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल कांस्टेंट को हटा के मैं लगा सकता हूँ प्लैंक्स कांस्टेंट, क्योंकि प्लैंक्स ने दिया है, इनटू फ्रीक्वेंसी। तो ये मेरा फॉर्मूला बन गया H इज इक्वल टू ई क्या है जी, एनर्जी ऑफ फोटोन। ई क्या है, एनर्जी ऑफ फोटोन, क्योंकि फोटोन ही तो है जी। फोटोन को हम क्या कह रहे हैं, क्वांटम पार्टिकल। तो एनर्जी जो होगी फोटोन की वो किसके बराबर होगी, H क्या है यहाँ पर, H है आपका प्लैंक्स कांस्टेंट, जिसका वैल्यू क्या रहेगा 6.626 इंटू 10⁻⁻34 जूल सेकेंड। ठीक है, तो ये प्लैंक्स कांस्टेंट है। ये क्या है जी, एनर्जी ऑफ फोटोन। ये क्या है, प्लैंक्स कांस्टेंट, जिसका वैल्यू क्या है 6.626 इंटू 10⁻⁻34 जूल सेकेंड। और ये म्यू क्या था जी, आप सबको पता है फ्रीक्वेंसी क्या है लाइट की, फ्रीक्वेंसी ऑफ फोटोन कह सकते हैं या क्वांटम पार्टिकल कह सकते हैं। तो ये आपको बात समझ आ गई, क्वांटम ने ये कहा। अब इसी को ही हम आगे मैनिपुलेट कर लेते हैं। तो यहां से हमको ये समझ आया कि जो एनर्जी है वो किसके बराबर है, E इज इक्वल टू एच म्यू। ठीक है जी, तो एनर्जी जो है वो क्या है, प्लैंक्स कांस्टेंट इनटू फ्रीक्वेंसी। अभी मैंने क्या पढ़ाया था आपको कि जो फ्रीक्वेंसी है हमको ये पता है कि सिंस जो फ्रीक्वेंसी है वो किसके बराबर आता है, या मैंने क्या कहा था, जो स्पीड ऑफ लाइट होती है वो क्या होता है, वेवलेंथ इनटू फ्रीक्वेंसी के बराबर होता है। इसी को ही आप कैसे लिख सकते हैं, अगर आपको यहाँ से फ्रीक्वेंसी रखना है तो फ्रीक्वेंसी क्या हो जाएगा, C/λ। तो मैं यहाँ से क्या बना सकता हूँ, H एनर्जी जो है H। अब इस फ्रीक्वेंसी की जगह क्या कर दीजिए, इस फ्रीक्वेंसी को रख दीजिए, तो ये क्या हो जाएगा C/λ। तो दूसरा ये कर सकते हैं, कुछ नहीं किया जी, मैंने बस सिर्फ इस फ्रीक्वेंसी की जगह क्या कर दिया, जो फ्रीक्वेंसी आया इस वाले प्रीवियस क्लास में जो हमने डिस्कशन किया था वहां से फ्रीक्वेंसी C/λ जाएगा, C/λ को यहाँ रख दिया। आगे क्या कर सकते हैं, इसी इक्वेशन को और मैनिपुलेट करके लिख सकते हैं। इसी को मैं क्या लिख सकता हूँ, E इज इक्वल टू एच C इंटू 1/λ लिख सकते हैं इस इक्वेशन को।
सिंस वेव नंबर कैसे निकालते हैं, हमको पता है वेव नंबर जो होता है 1/λ के बराबर होता है। अब 1/λ तो इस इक्वेशन में भी दिख रहा है जी। तो हमको पता है कि जो वेव नंबर होता है वो 1/λ के बराबर होता है, और हमको इस इक्वेशन में 1/λ नजर आ रहा है। तो मैं क्या कर सकता हूँ, इसकी 1/λ को क्या लिख सकता हूँ, वेव नंबर। तो ये क्या बन जाएगा, एनर्जी इज इक्वल टू hc वेव नंबर। तो इस तरीके से मैं क्या कर सकता हूँ, इन तीन फॉर्मूलेज की हेल्प से क्या कर सकता हूँ, किसी भी फोटोन या क्वांटम पार्टिकल की एनर्जी को बता सकता हूँ। पहला फॉर्मूला क्या जनरेट किया मैंने, एनर्जी किसके बराबर, एनर्जी ऑफ फोटोन प्लैंक्स कांस्टेंट इनटू फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट। दूसरा क्या जनरेट किया मैंने फॉर्मूला, जो एनर्जी होगी फोटोन की वो किसके बराबर होगी, प्लैंक्स कांस्टेंट इनटू स्पीड ऑफ लाइट डिवाइडेड बाय वेवलेंथ। तीसरा क्या ड्राइव किया कि एनर्जी जो फोटोन की होगी वो किसके बराबर होगी, hc इंटू वेव नंबर। तो इन सब फॉर्मूलेज की हेल्प से मैं क्या कर सकता हूँ, फोटोन या क्वांटम पार्टिकल जो रेडिएशन की होगी उसको क्या कर सकता हूँ, एनर्जी को बता सकता हूँ। अब मैं क्या करूंगा, इन्हीं के हेल्प से पार्टिकल नेचर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन का कैसा होगा उसको स्टार्ट करते हैं जी। तो शुरू करते हैं पार्टिकल नेचर को समझेंगे अब। तो आइए अब स्टार्ट करते हैं पार्टिकल नेचर। पार्टिकल नेचर को समझते हैं लाइट के। तो ये क्या कहता है जी, इसमें हमें कौन सा इफेक्ट पढ़ना है, इसमें वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट, हमेशा बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक रहा है जी, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट पढ़ेंगे हम, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। ठीक है जी। पार्टिकल नेचर में हम क्या पढ़ेंगे, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। ये क्या कहता है, मान लीजिए कोई भी मेटल है, ठीक है, ये मेटल मान लिया, ये उसका सरफेस है, ये मेटल का सरफेस है। तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट क्या कहता है, जब भी हम किसी मेटल पे, अभी वो कौन सी मेटल होंगे उनकी बात करेंगे, जब भी हम किसी मेटल पे क्या करते हैं, एक लाइट डालते हैं सुटेबल फ्रीक्वेंसी की। मैंने क्या किया, इस पे एक लाइट को डाल दिया, ठीक है जी, मैंने क्या किया, इस पे एक लाइट को डाल दिया, ठीक है। और लाइट के अंदर बहुत ने क्या बताया था, क्या होते हैं, फोटोन होते हैं, फोटोन, ठीक है। मैंने क्या कहा, लाइट है, लाइट ने क्या किया, मैंने सरफेस, ये क्या है जी, सरफेस ऑफ मेटल है, ये क्या है जी, सरफेस ऑफ मेटल है। और आप सबको पता है मेटल के अंदर क्या होता है, इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। तो जब भी मैंने क्या किया, किसी लाइट को, सुटेबल फ्रीक्वेंसी की लाइट को मेटल के सरफेस पे डाला, तो ऐसा ऑब्जर्व किया प्लैंक्स ने, ये देखा कि जो इससे है, इससे क्या निकलने लगे, इससे इलेक्ट्रॉन्स निकलने लग गए। इससे क्या हो गए जी, इलेक्ट्रॉन्स निकलने लग गए, ठीक है। जैसे ही मैंने क्या किया, कोई मेटल लिया, मेटल के सरफेस पे लाइट को डाला, तो मेटल के अंदर क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। तो क्या होने लगा, जैसे ही मैंने लाइट डाली सुटेबल फ्रीक्वेंसी की, ठीक है, तो क्या हुआ, मेटल के सरफेस से कौन इजेक्ट होने लगा, कौन निकलने लगा, इलेक्ट्रॉन निकलने लगा। और इसी इफेक्ट को क्या कहा, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट अगर आपको डिफाइन करना तो आप क्या कहेंगे, आप सिंपल सा कहेंगे, द फिनोमिना ऑफ इजेक्शन, इजेक्शन का मतलब है जी निकलना। द फिनोमिना ऑफ इजेक्शन, यहां से इसको रब कर लेते हैं, द फिनोमिना ऑफ इजेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, फ्रॉम द surface of metal when light of suitable frequency strikes on it is called photoelectric effect। यही मैंने लिखा है, जो मैंने बोला आपको। मैंने क्या कहा था कि जब भी आप मेटल के सरफेस पे
किसी लाइट को सुटेबल फ्रीक्वेंसी की लाइट को जब आप क्या करेंगे मेटल के सरफेस पे डालेंगे तो मेटल के सरफेस से क्या होगा, इलेक्ट्रॉन निकलने लगेगा, और इसी इफेक्ट को क्या कहा, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। तो यही मैंने लिखा था, फिनोमिना ऑफ इजेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द सरफेस ऑफ मेटल व्हेन लाइट ऑफ सुटेबल फ्रीक्वेंसी स्ट्राइक्स ऑन इट इज कॉल्ड फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। ठीक है, तो आपको समझ आया कि फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट क्या होता है। ठीक है जी, तो फोटो इलेक्ट्रिक का इफेक्ट आपने देखा। अब हम क्या डिस्कस करेंगे जी इसमें कि थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी क्या है। अब ये जो मेटल होगी इसकी बात कर लेते हैं। ये मेटल कौन कौन सी होगी, ये मेटल वही होगी जिसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स क्या होंगे, जिसके आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन क्या होंगे, लूजली बाउंड होंगे। भाई अगर न्यूक्लियस से अगर इलेक्ट्रॉन्स टाइटली बाउंड होंगे तो ऑब्वियसली क्या होगा, वो निकल नहीं पाएगा। तो ऐसे कौन कौन से होते हैं, तो हमने छोटी क्लास में पढ़ा था कि जो एल्कली मेटल्स हैं वो क्या होते हैं, अगर आप उनकी कॉन्फ़िगरेशन देखो तो क्या होगी जी, NS1 होती है एल्कली मेटल्स की। एल्कली मेटल्स मतलब कौन सा है, फर्स्ट ग्रुप में जो आए वहां क्या क्या है, हाइड्रोजन, लिथियम, पोटेशियम, सीजियम, रुबेडियम। तो ये इफेक्ट कौन कौन सर्व करता है, ओनली पोटेशियम, सीजियम, रुबेडियम। ये मेटल ही सिर्फ क्या करती है, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को शो करती है। क्योंकि अगर आप इनकी कॉन्फ़िगरेशन देखें तो क्या होगा, इसके जो आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन है वो कितना है, एक ही आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन जो है सबसे बाहर वाली शेल है उसमें क्या है, एक ही इलेक्ट्रॉन है। और आप क्या कर सकते हैं, जैसी लाइट डालोगे सुटेबल फ्रीक्वेंसी की तो क्या होगा, इससे इलेक्ट्रॉन रिजेक्ट होने लगेगा। तो ओनली फ्यू मेटल्स सच एज ऐसा नहीं है कि आप कोई भी मेटल ले लो, जिन मेटल्स में क्या होगा, लूजली बाउंड इलेक्ट्रॉन होगा न्यूक्लियस से, सिर्फ वही क्या करेंगे, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को शो करेगा। ओनली फ्यू मेटल्स सच एज पोटेशियम, सीजियम एंड रुबेडियम which have loosely bound electrons shows photoelectric effect। ठीक है जी, तो आपको समझ आया कि कौन सी मेटल होगी जिसके क्या होंगे, लूजली बाउंड इलेक्ट्रॉन होंगे। तो जैसे ही आप उनके सरफेस पे, मेटल के सरफेस पे क्या करोगे, लाइट ऑफ सुटेबल फ्रीक्वेंसी को स्ट्राइक करोगे तो मेटल के सरफेस से क्या होगा, इलेक्ट्रॉन निकलने लगेगा। और जो इलेक्ट्रॉन निकलेगा क्योंकि फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट होगा, तो इसी इलेक्ट्रॉन को हम क्या कहते हैं, फोटो इलेक्ट्रॉन भी बोलते हैं जी इसको। क्योंकि कौन सा इफेक्ट था, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट था। तो इससे जो इलेक्ट्रॉन निकलेंगे वो भी क्या होंगे, फोटो इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, तो अब आगे इसकी बात को बढ़ाते हैं। अब जो ये फ्रीक्वेंसी होगी लाइट की, सुटेबल फ्रीक्वेंसी कहा है मैंने क्या लिखा है, व्हेन लाइट ऑफ सुटेबल फ्रीक्वेंसी। अब ये फ्रीक्वेंसी कितनी होनी चाहिए, हर मेटल के लिए अलग अलग होगी। तो अभी इसको हम क्या बोलते हैं, इसको फोटो इलेक्ट्रिक की तरफ में बोलते हैं थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। तो देखते हैं ये थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी क्या है। थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी समझते हैं क्या होता है। थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, ठीक है, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी को म्यू से दिखाते हैं। यहाँ पे अगर मैं म्यू डॉट लगा लूंगा तो इसको क्या कहेंगे, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। ठीक है, तो ये क्या होती है, द मिनिमम फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट। अब देखिए, जो कम से कम फ्रीक्वेंसी हमको चाहिए लाइट की, किसको निकालने के लिए, इलेक्ट्रॉन को। किससे निकालने के लिए, फ्रॉम द सरफेस ऑफ मेटल। तो वही लिखेंगे नीडेड टू इजेक्ट किसको निकालना है, इलेक्ट्रॉन को। कहां से निकालना है, नीडेड टू इजेक्ट इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम द सरफेस ऑफ मेटल is called threshold frequency। इसको म्यू नोट से मैंने रिप्रेजेंट किया है। तो अब तक आपको दो बातें समझ आई कि जैसे ही मैं मेटल के सरफेस पे लाइट डालूंगा सुटेबल फ्रीक्वेंसी की,
तो मेटल के सरफेस से क्या होगा, इलेक्ट्रॉन्स निकलेंगे और इन्हीं इलेक्ट्रॉन्स को हम क्या कहते हैं, फोटो इलेक्ट्रॉन्स। दूसरी बात क्या कही कि मैंने सुटेबल फ्रीक्वेंसी की लाइट लेनी है, सुटेबल फ्रीक्वेंसी की लाइट लेनी है। तो जो ये सुटेबल फ्रीक्वेंसी होगी हर मेटल के लिए अलग अलग होगी, तो इसको हम क्या कहते हैं, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। तो ये क्या होती है, कम से कम जो फ्रीक्वेंसी होगी लाइट की, जिससे क्या होगा, ये इलेक्ट्रॉन मेटल के सरफेस से निकलने लगेगा, इजेक्ट होने लगेगा, उसी को ही हम क्या कहते हैं, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। ठीक है जी। तो अगर आप देखें, अगर आप क्वांटम थ्योरी अभी आगे पढ़ेंगे, तो अकॉर्डिंग टू क्वांटम थ्योरी, अकॉर्डिंग टू क्वांटम थ्योरी, क्वांटम थ्योरी, थोड़ा सा मैं इसको पहले एक बार डिस्कस कर देता हूं, क्वांटम थ्योरी क्या है जी। तो क्वांटम थ्योरी ये कहती है कि लाइट जो होती है, लाइट के अंदर क्या होते हैं जी, स्मॉल पैकेट्स ऑफ एनर्जी होते हैं, स्मॉल पैकेट्स ऑफ एनर्जी, स्मॉल पैकेट्स ऑफ एनर्जी है। क्वांटम थ्योरी ये कहती है कि जो लाइट होते हैं वो किससे बने होते हैं, स्मॉल पैकेट्स ऑफ एनर्जी से बने होते हैं, जिनको हम क्या कहते हैं जी, स्मॉल पैकेट्स ऑफ एनर्जी से बना होता है लाइट। ठीक है, इन्हीं को ही हम क्या कहते हैं, फोटोन या क्वांटम पार्टिकल्स कह सकते हैं। ठीक है जी, क्वांटम पार्टिकल भी कहते हैं, इन फोटोन को ही हम क्या कहते हैं, क्वांटम पार्टिकल। ठीक है, तो क्या कहती है क्वांटम थ्योरी की, जो लाइट होते हैं वो किससे बना होता है, स्मॉल पैकेट्स ऑफ एनर्जी से। इन स्मॉल पैकेट्स ऑफ एनर्जी को ही क्या कहते हैं, फोटोन। जो फोटोन है उसी को क्या कहते हैं, क्वांटम पार्टिकल। अब इसी थ्योरी के अकॉर्डिंग क्या हुआ जी, देखिए जो एनर्जी होगी लाइट की कहूं, लाइट के अंदर क्या है, स्मॉल पैकेट्स ऑफ एनर्जी, जिसको क्या कहते हैं, फोटोन। तो जो एनर्जी होगी लाइट की, एनर्जी जो होगी, एनर्जी ऑफ स्ट्राइकिंग फोटोन भी कह सकते हैं, एनर्जी ऑफ लाइट या स्ट्राइकिंग, क्योंकि इसी लाइट के अंदर क्या है, फोटोन है, यही स्ट्राइक करें। तो एनर्जी जो होगी स्ट्राइकिंग फोटोन की वो किसके बराबर होगी। अब जो इलेक्ट्रॉन्स की यहाँ पर मेटल के अंदर जो कुछ ना कुछ इलेक्ट्रॉन बाइंड हो रखे होंगे, तो जो बाइंडिंग एनर्जी है इलेक्ट्रॉन की, बाइंडिंग एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इजेक्टेड। देखिए जी, अब जो ये लाइट होगी स्ट्राइकिंग फोटोन की, वो किसके बराबर होगी, कि जो इलेक्ट्रॉन्स हैं उनकी बाइंडिंग एनर्जी कितनी है मेटल के अंदर, प्लस जो काइनेटिक एनर्जी है, जो इलेक्ट्रॉन्स निकले हैं। भाई अगर आप देखें, जैसे आपने लाइट डाला, ठीक है, तो जो एनर्जी होगी स्ट्राइकिंग फोटोन की या लाइट की, वो किसके बराबर होगी, जी, आपने देखा, बाइंडिंग एनर्जी जो होगी उस इलेक्ट्रॉन की मेटल के अंदर, प्लस जो काइनेटिक एनर्जी है, जो इलेक्ट्रॉन्स निकले हैं, इन्हीं के सबमिशन के बराबर ही तो होगी इसकी एनर्जी। भाई इसकी बराबर यही तो बराबर होगा, ये बराबर होगा। तो एनर्जी जो होगी स्ट्राइकिंग फोटोन की, वो किसके बराबर होगी, बाइंडिंग एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी के बराबर होगा। ये किसने कहा, क्वांटम ने कहा। क्वांटम अकॉर्डिंग टू क्वांटम थ्योरी है जी, क्वांटम लाइट नहीं है जी, क्वांटम थ्योरी के अकॉर्डिंग जो है वो क्या कहा, जो एनर्जी होगी फोटोन की, वो किसके बराबर होगी, जो बाइंडिंग एनर्जी होगी इलेक्ट्रॉन की प्लस जो काइनेटिक एनर्जी है, जो इलेक्ट्रॉन्स निकले हैं। तो देखिए अब आगे समझते हैं। अब देखिए एनर्जी जो होगी, एनर्जी ये स्ट्राइकिंग फोटोन की, जो हमारे पास फोटोन था या जो लाइट थी, उसकी एनर्जी कितनी होती है। तो यहां से अगर देखें तो एनर्जी, हमें पता है एनर्जी जो होगी वो किसके बराबर होती है, h इंटू फ्रीक्वेंसी। ठीक है, एनर्जी जो है वो किसके बराबर है, h इंटू फ्रीक्वेंसी। एनर्जी ऑफ फोटोन है या क्वांटम पार्टिकल है, वो किसके बराबर है, h म्यू के बराबर होता है। एनर्जी जो है वो किसके बराबर है, h इंटू फ्रीक्वेंसी के बराबर है। ठीक है, तो मैंने ये एनर्जी इसके बराबर लिख दिया। या पहले मैं ये कहूं कि जो एनर्जी होगी फोटोन की वो किसके बराबर है, बाइंडिंग एनर्जी बी लिख लेता हूं, प्लस काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो निकले इसके बराबर। अब जो एनर्जी होती है वो फोटोन की कितनी होती है, h इंटू फ्रीक्वेंसी। बाइंडिंग एनर्जी को मैंने x मान लिया क्योंकि मुझे पता नहीं है कि कितनी है। काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इजेक्टेड, काइनेटिक एनर्जी क्या होता है जी, काइनेटिक एनर्जी क्या होता है हमको पता है। काइनेटिक एनर्जी जो है वो किसके बराबर है, हाफ mv²। फिजिक्स में पढ़ा है आपने, हाफ mv² क्या था, काइनेटिक एनर्जी। तो ये बीम इलेक्ट्रॉन की बात करें
तो वेलोसिटी, ये वेलोसिटी है इलेक्ट्रॉन की, तो ये बनेगा। तो मुझे यहां से ये समझ आया कि जो एनर्जी ऑफ फोटोन है वो किसके बराबर है, बाइंडिंग एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी जो है वो हाफ mv स्क्वायर, एनर्जी ऑफ फोटोन जो है वो h म्यू के बराबर है। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, मान लीजिए जो थ्रेशहोल्ड फ्रीक्वेंसी थी, जो थ्रेशहोल्ड फ्रीक्वेंसी है, मैंने मान लिया इफ थ्रेशहोल्ड फ्रीक्वेंसी को म्यू नॉट से रिप्रेजेंट करते हैं। इफ थ्रेशहोल्ड फ्रीक्वेंसी इज म्यू नॉट, मैंने थ्रेशहोल्ड फ्रीक्वेंसी मतलब मिनिमम एनर्जी जिस पे क्या होगा, मेटल्स के सरफेस से क्या निकलने लगेंगे, इलेक्ट्रॉन निकलने लगेंगे। तो अगर थ्रेशहोल्ड फ्रीक्वेंसी म्यू नॉट है, देन थ्रेशहोल्ड एनर्जी कितनी हो जाएगी। अगर थ्रेशहोल्ड फ्रीक्वेंसी है तो उस टाइम एनर्जी क्या हो जाएगी, थ्रेशहोल्ड एनर्जी हो जाएगी। तो जो थ्रेशहोल्ड एनर्जी है, थ्रेशहोल्ड एनर्जी को ही क्या कहते हैं, बाइंडिंग एनर्जी। और इसी को ही हम क्या कहते हैं, बाइंडिंग एनर्जी, वर्क फंक्शन। तीनों एक ही मतलब है जी। ठीक है, अगर थ्रेशहोल्ड फ्रीक्वेंसी को मैंने म्यू नॉट मान लिया तो जो थ्रेशहोल्ड एनर्जी होगी, क्योंकि जब इस थ्रेशहोल्ड फ्रीक्वेंसी की थी मिनिमम एनर्जी needed to required to eject electron from the surface of metal, अगर वो म्यू नॉट मान लिया तो उस टाइम एनर्जी भी क्या हो जाएगी, थ्रेशहोल्ड एनर्जी। उसी को क्या कहते हैं, बाइंडिंग एनर्जी। उसी को क्या कहते हैं, वर्क फंक्शन। तो ये कितना बन जाएगा, थ्रेशहोल्ड एनर्जी। तो वो थ्रेशहोल्ड एनर्जी कितना बन जाएगा जी, एच म्यू नॉट हो जाएगा, इज एच म्यू नॉट। और हमने क्या माना था, बाइंडिंग एनर्जी किसके बराबर है, एक्स के बराबर है। तो जो ये इक्वेशन 1 है इसमें एक्स का वैल्यू क्या डाल दूंगा, एच म्यू नॉट। तो एच म्यू इज इक्वल टू एच म्यू नॉट प्लस हाफ एम ई वी स्क्वायर। मैंने क्या किया, एक्स का वैल्यू क्या डाल दिया, मतलब बाइंडिंग एनर्जी किसके बराबर है, एच म्यू नॉट के बराबर। क्योंकि आप क्या कह रहे थे, एनर्जी फोटोन की किसके बराबर है, एच म्यू के बराबर था। अगर मान लीजिए थ्रेशहोल्ड, अगर ये थ्रेशहोल्ड एनर्जी किसके बराबर है, एनर्जी ऑफ फोटोन प्लैंक्स कांस्टेंट इनटू एच क्या जी, प्लैंक्स कांस्टेंट, म्यू क्या है जी, फ्रीक्वेंसी। अगर ये थ्रेशहोल्ड एनर्जी हो जाएगा तो ये भी क्या हो जाएगा, थ्रेशहोल्ड फ्रीक्वेंसी लेना पड़ेगा। और थ्रेशहोल्ड फ्रीक्वेंसी क्या था, म्यू नॉट, तो म्यू नॉट लगा दिया। अब क्या करेंगे हम, यहां से एच म्यू माइनस एच म्यू नॉट इज इक्वल टू हाफ एम ई वी स्क्वायर। यहां से एच कॉमन ले सकते हैं, एच म्यू नॉट इज इक्वल टू हाफ एम ई स्क्वायर वी स्क्वायर। ये क्या जी, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, ये क्या वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो ये मुझे समझ आ गया यहां से। ठीक है जी, ये फॉर्मूला आपको ध्यान रखना है। तो एच क्या है यहाँ पर, अगर इस फॉर्मूले में बात करें, प्लैंक्स कांस्टेंट है। ये क्या है जी, फ्रीक्वेंसी है, फ्रीक्वेंसी है किसकी है, फोटोन की है। ये क्या है जी, थ्रेशहोल्ड फ्रीक्वेंसी है किसकी, इलेक्ट्रॉन की। ये क्या जी, काइनेटिक एनर्जी। तो आपको यहां से ये समझ आया। अगर मैं ओवरऑल इसको सम कर दूं तो मैं ये कहूंगा कि जो मुझे दो फॉर्मूले यहां से रखने हैं। एक तो मैं ये कहूंगा कि जो एनर्जी होगी फोटोन की वो किसके बराबर होगी, थ्रेशहोल्ड एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी ऑफ द इजेक्टेड इलेक्ट्रॉन। एक तो बात मुझे ये याद रखनी है, दूसरी बात मुझे क्या याद रखनी है, हाँ जी, तो आपको ये फॉर्मूला याद रखना है। अब इस फॉर्मूले में क्या क्या चीजें, कौन कौन सी टर्म है उसको देख लेते हैं। तो मैंने बताया था एच क्या था, एच हमने बताया था कि प्लैंक्स कांस्टेंट है, प्लैंक्स कांस्टेंट जिसका वैल्यू क्या था 6.626 इंटू 10 टू द पावर -34 जूल सेकेंड, यही बताया था आपको। और क्या बताया था मैंने आपको कि एच म्यू क्या है, आपने कहा था एनर्जी है किसकी, फोटोन की, एनर्जी ऑफ फोटोन है। और फोटोन ही क्या होता है, क्वांटम पार्टिकल, क्वांटम पार्टिकल। नेक्स्ट ये देखिए, ये इसमें क्या था, ये प्लैंक्स कांस्टेंट इनटू फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट। अब म्यू नोट क्या है यहां पर समझ लेते हैं, एच म्यू नोट समझना है हमको, लेकिन उससे पहले हम म्यू नोट समझ लेते हैं क्या है। तो म्यू नोट क्या है जी, आपने कहा था थ्रेशहोल्ड फ्रीक्वेंसी है, थ्रेशहोल्ड फ्रीक्वेंसी है, थ्रेशहोल्ड फ्रीक्वेंसी लाइट की कितनी है। अब एच म्यू नोट कितना हो जाएगा, आपने कहा था ये थ्रेशहोल्ड एनर्जी बन जाएगा, थ्रेशहोल्ड एनर्जी। और इसी को ही हम क्या कहते हैं,
बाइंडिंग एनर्जी, और बाइंडिंग एनर्जी को ही हम क्या कहते हैं, वर्क फंक्शन। वर्क फंक्शन, ये तीनों टर्म एक ही हैं जी, ठीक है। उसके बाद ये वाली टर्म, ये टर्म हो गई, ये क्या थी, एनर्जी ऑफ फोटोन, ये क्या था, बाइंडिंग एनर्जी, वर्क फंक्शन या थ्रेशोल्ड एनर्जी। और हाफ एम मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन किसके बराबर है, ये किसके बराबर था, हमने कहा था काइनेटिक एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी ऑफ, जो इलेक्ट्रॉन्स निकलेंगे जब लाइट हम सुटेबल फ्रीक्वेंसी की मेटल के सरफेस पे डालें, तो जो इलेक्ट्रॉन निकलेंगे उनकी काइनेटिक एनर्जी है जी, तो ऑफ इजेक्टेड इलेक्ट्रॉन्स, ऑफ इजेक्टेड इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। तो ये सब आपको समझ आ गया, ये क्या है जी, एनर्जी ऑफ फोटोन किसके बराबर हुआ, वर्क फंक्शन प्लस काइनेटिक एनर्जी ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन्स। आइए अब समझते हैं इनका ग्राफ कैसे ड्रॉ करना है। मान लीजिए आपको मैंने ग्राफ प्लॉट करने के लिए बोल दिया कि काइनेटिक एनर्जी ऑफ इजेक्टेड इलेक्ट्रॉन, जो इलेक्ट्रॉन्स निकल रहे हैं, ये जो काइनेटिक एनर्जी है फोटो इलेक्ट्रॉन्स की, फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट के साथ, फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट जो है, फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट जो है उसके साथ ग्राफ प्लॉट करना है। फ्रीक्वेंसी को हम म्यू नोट से दिखाते हैं, तो क्या होगी इसकी क्या होगी, तो आपको पता है जब भी आपने मेटल के सरफेस पे लाइट डाली है तो इलेक्ट्रॉन्स कब उससे रिमूव होंगे, कब उससे निकलेंगे, जब लाइट कैसी होगी, उस सुटेबल फ्रीक्वेंसी होगी, और वो सुटेबल फ्रीक्वेंसी को हम क्या कहते थे, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। तो जीरो से तो कोई शुरू नहीं हो सकता कि आपने कोई जीरो फ्रीक्वेंसी की लाइट डाली और उससे मेटल से इलेक्ट्रॉन निकलने लगेंगे, तो वो क्या होगा, कहीं ना कहीं थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी यहाँ पर जाकर उसने अचीव कर ली, तो वही क्या होती थी, मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव द इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द सरफेस ऑफ द मेटल। तो ये क्या थी, ये थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी मान लीजिए इस पॉइंट पे। इसके बाद क्या हुआ, एक बार थ्रेशोल्ड एनर्जी फ्रीक्वेंसी को अचीव कर लिया मेटल के सरफेस ने, तो क्या होगा, उससे इलेक्ट्रॉन निकलना शुरू होगा, और जैसे जैसे वो फ्रीक्वेंसी बढ़ती जाएगी तो क्या होगा, इलेक्ट्रॉन्स भी क्या होंगे, ज्यादा जैसे ज्यादा निकलते चले जाएंगे, तो काइनेटिक एनर्जी भी क्या होगी, बढ़ती चली जाएगी। तो क्या होगा, तो यहाँ से तो इसने पहले धीरे धीरे निकलेगा, उसके बाद क्या होगा, बढ़ती चली जाएगी जी, इस तरीके से। तो ये प्लॉट हो गया किसका, काइनेटिक एनर्जी वर्सेस फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट। दूसरा ग्राफ अगर मुझे प्लॉट करना है, सेम काइनेटिक एनर्जी जो इजेक्टेड इलेक्ट्रॉन है और इंटेंसिटी ऑफ लाइट के बीच में, और इंटेंसिटी ऑफ लाइट के बीच में, इंटेंसिटी ऑफ लाइट के बीच में, और मैंने क्या किया हुआ यहाँ पर, फ्रीक्वेंसी को कांस्टेंट कर रखा है, फ्रीक्वेंसी को क्या किया हुआ है, कांस्टेंट रखा हुआ है। तो देखिए मैंने क्या कहा था कि जो लाइट होगी वो क्या होनी चाहिए, सुटेबल फ्रीक्वेंसी की। अब फ्रीक्वेंसी को तो क्या किया, चेंज ही नहीं हो रहा, मतलब एक जो रखी थी फ्रीक्वेंसी वही है, तो क्या काइनेटिक एनर्जी पे कोई फर्क पड़ेगा, डेफिनेटली नहीं पड़ेगा। तो क्या रहेगी, काइनेटिक एनर्जी जो होगी फोटो इलेक्ट्रॉन्स की वो सेम ही रहेगी, मतलब चेंज नहीं होगी। आप कितनी भी इंटेंसिटी की डालते रहिए लाइट, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट शो नहीं होगा। क्यों, क्योंकि जब तक उसको क्या नहीं मिलेगी, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी नहीं मिलेगी, और फ्रीक्वेंसी हमने क्या किया हुआ है, कांस्टेंट किया हुआ, तो इसलिए काइनेटिक एनर्जी क्या रहेगी, कांस्टेंट, मतलब चेंज नहीं होगी इंटेंसिटी ऑफ लाइट के साथ। इसका मतलब यह है कि फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट इंटेंसिटी ऑफ लाइट पे डिपेंड नहीं करता। किस पे डिपेंड करता है, लाइट की थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी पे। तो होपफुली आपको ये सब समझ आया होगा कि किस तरीके से क्या इक्वेशन है, कैसे ग्राफ प्लॉट करने हैं। अगर आपको ये सब समझ आया तो आप लाइक और सब्सक्राइब करते रहिए मेरे चैनल को। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कि बोहर मॉडल क्यों फेल हो गया, क्यों फिर क्वांटम मैकेनिकल मॉडल एडवांस में पढ़ाया गया, कि क्यों क्वांटम मैकेनिकल की जरूरत पड़ी, उसको हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।